ठीक है। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में हमने आधी से ज्यादा चीजें तो पढ़ ली थी अपनी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जो था वो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में ही आता है। ठीक है। अच्छा, और अभी जो कुछ चीजें जो इसमें रह गई हैं वो आज कवर कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ बेसिक लैब इक्विपमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। ये आप टाइम टू टाइम देखते भी रहे हो कुछ ना किसी चैप्टर में। लाइक कॉनिकल फ्लास्क की हमने देखा था जब हम टाइट्रेशन कर रहे थे, तो एट द टाइम ऑफ टाइट्रेशन हमने कॉनिकल फ्लास्क यूज किया था। क्रूसिबल बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है? क्रूसिबल जो है वो अगर किसी सॉलिड को आपको हीट करना है और आप चाह रहे हो कि जो वेपर्स हैं वो बाहर ना जाए, तो इसके ऊपर एक लिड भी गिवन होती है। तो इसलिए हम क्रूसिबल यूज करते हैं फॉर हीटिंग पर्पसेस। इवापोरेटिंग डिश आपने देखा था जब आप सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कर रहे थे फ्रॉम अ सॉल्यूशन, तो हमने इवापोरेटिंग डिश यूज किया था। इसका काम क्या है कि इसमें अगर कोई सॉल्यूशन होता है उसमें से वाटर को इवापोरेट करवाते हैं हीट करके। क्रूसिबल और इवापोरेटिंग डिश दोनों जो है वो सिरेमिक के बने हुए होते हैं, इसलिए दीज मटेरियल्स कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स। देन बॉइलिंग ट्यूब हमारे पास जैसे टेस्ट ट्यूब हमने यूज की थी ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस में, इसी तरह से एक बॉइलिंग ट्यूब भी होती है। ये टेस्ट ट्यूब से थोड़ी सी थिक होती है और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं ताकि ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। अगर मुझे किसी लिक्विड को हीट करना है तो हम लोग बॉइलिंग ट्यूब यूज करते हैं। ब्यूरेट आपने टाइट्रेशन में देखा था, ब्यूरेट जो है वो 0.1 डेसिमल की एक्यूरेसी तक रीडिंग जो है वो मेजर कर सकता है। जैसे हमारे पास ब्यूरेट में टैप जो है वो नीचे गिवन होता है, और अगर मैं ब्यूरेट को ऊपर तक फिल कर दूं तो वो 0 सेंटीमीटर क्यूब मार्क तक फिल हो जाता है। जब हम टैप इसका ओपन करते हैं तो लिक्विड जो है वो नीचे से निकलता है। ड्रॉप वाइज एडिशन के लिए हम लोग ब्यूरेट यूज करते हैं, और रीडिंग जो है जैसे ऊपर 28 है नीचे 29 है, तो इसके बीच में 10 डिवीजन है। ईच डिवीजन इज फॉर 0.1 डेसिमल प्लेस। तो जब भी आप ब्यूरेट की डिवीजन लिखते हो तो 0.1 डेसिमल प्लेस पे लिखते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ब्यूरेट की रीडिंग आ रही है वो 28.9 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। अगर आप ब्यूरेट की रीडिंग जीरो भी लिखते हो तो 0.0 सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे। ठीक है। ब्यूरेट को एक्यूरेसी ब्यूरेट की सबसे ज्यादा होती है। जितने भी हमारे पास लिक्विड मेजरिंग अपैरेटसेस है उन सब में सबसे ज्यादा जो हाईली एक्यूरेट रीडिंग देता है वो ब्यूरेट देता है। ब्यूरेट को हम लोग विद क्लैम्प करते हैं, विद क्लैम्प स्टैंड। मतलब ब्यूरेट को खड़ा करने के लिए हम लोग क्लैम्प स्टैंड यूज करते हैं। इसमें देखो मल्टीपल क्लैम्प्स लगे हुए हैं। एक वक्त में कोई हम एक क्लैम्प यूज कर रहे होते हैं, सारे क्लैम्प एक साथ यूज नहीं होंगे। जैसे ये जो सबसे ऊपर लगा हुआ है क्लैम्प, इसकी फिंगर्स बनी हुई है, तो इसमें हम लोग जो है वो ब्यूरेट को क्लैम्प करते हैं। ठीक है। और नीचे कॉनिकल फ्लास्क रखते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन। सिमिलरली मेजरिंग सिलेंडर भी जो है हमारे पास एक वॉल्यूम मेजर करने वाला अपैरेटस है। मेजरिंग सिलेंडर की एक्यूरेसी कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डिवीजन देखें तो 0 से 10 के बीच में भी है 5 डिवीजन। तो ईच डिवीजन इज फॉर 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ब्यूरिट का जो मेजरिंग सिलेंडर का जो लीस्ट काउंट है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब है। ऑन दी अदर हैंड ब्यूरिट का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब है। लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट एनी apparatus कैन मेजर इज नोन एज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम इस किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट रीडिंग apparatus कैन मेजर। सिमिलरली ब्यूरेट का जो बीकर होता है उसका पर्पस वॉल्यूम मेजर करना नहीं होता। बीकर में भी डिविजन्स गिवन होती हैं लेकिन वो बहुत अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मेजर कर रहा होता है बीकर। बीकर हम लोग यूज करते हैं कंटेनर के तौर पे। अगर मुझे किसी लिक्विड को स्टोर करना है तो मैं बीकर को यूज करूंगा। ठीक है। तो ब्यूरेट का बीकर का पर्पस जो होता है वो वॉल्यूम मेजर करना नहीं होता। उसका पर्पस जो होता है वो एज अ कंटेनर यूज कर रहे होते हैं हम लोग। इसी तरह से जो पेस्चर है वो बेसिकली एक सिंपल ड्रॉपर है आपके पास। जैसे आप टेस्ट फॉर आइंस में व्हेन वी वर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, तो उसके लिए हम लोग ड्रॉपर यूज करते हैं। ड्रॉपर एक कॉमनली यूज अपैरेटस है जो आप डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा इंक वगैरह डालने के लिए। देन वी हैव राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क जो है हम लोग हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, और ये हम अभी आगे देखेंगे डिस्टिलेशन में। ठीक है। अब ये राउंड इसलिए होता है क्योंकि जब नीचे से फ्लेम लगता है इस पे, तो फ्लेम लग के जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है चारों डायरेक्शन में। इसकी वजह से हीटिंग जो है ना वो इवन हीटिंग होती है। सारी जगहों से हीट एब्जॉर्ब होगी इसमें, इसलिए इसको राउंड बनाते हैं नीचे से।
फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमने देखा था जब एसिड बेसिस के हम क्वेश्चंस कर रहे थे डाइल्यूशन के लिए। तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होता है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब का भी हो सकता है, 50 सेंटीमीटर क्यूब का भी होता है और 100 सेंटीमीटर क्यूब का भी हो सकता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमारे पास इसको हम लोग ग्रेजुएशन फ्लास्क भी कहते हैं। इसका एक और नाम आपने देखा होगा मार्किंग की में, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेजुएशन फ्लास्क। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एसिड है, लेट्स से कोई कंसंट्रेटेड एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0. इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अगर मुझे इसको डाइल्यूट करना है तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ऊपर से वाटर ऐड करवाऊंगा। अब वाटर इसमें मार्किंग जो है ना सिर्फ एक ही गिवन होती है, जो एक वहां तक अगर आप डिस्टिल वाटर को फिल कर दोगे, तो जैसे ये 50 ml वाला वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, 250 ml वाला भी हो सकता है। तो यहाँ तक वाटर जब फिल कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम इसका 50 ml हो जाएगा। इसमें ऊपर एक कैप गिवन होता है, वो कैप इसलिए गिवन होता है ताकि हम इसको क्लोज करके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को प्रॉपर्ली शेक कर सकें, ताकि लिक्विड जो है वो आपस में मिक्स हो जाए इसमें। टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास फॉर टेस्टिंग पर्पसेस यूज होती हैं। जैसे हमने टेस्ट फॉर आइंस देखा था, तो टेस्ट फॉर आइंस में हम लोगों ने, जैसे अगर कोई एक सैंपल लेते हैं किसी सोल्यूशन का टेस्ट करने के लिए, तो पेस्चर को या ड्रॉपर को यूज करके, जैसे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस अमोनिया हमने डाला था, तो टेस्ट ट्यूब जो है वो इस पर्पस के लिए यूज होती है, टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को हम लोग हीट नहीं करते क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत थिन होती है। अगर आप टेस्ट ट्यूब को ज्यादा हीट करोगे तो वो क्रैक कर जाती है। सिमिलरली स्पैचुला क्या है भाई, केमिस्ट्री लैब का जो स्पून है ना वो स्पैचुला है। मतलब अगर मुझे किसी पाउडर को निकालना है बीकर में से या किसी भी कंटेनर में से, तो मैं इस स्पैचुला को यूज करता हूँ। ये फ्लैट, इसके जो माउथ होता है वो फ्लैट होता है, ताकि आप इजीली जो है वो किसी भी पाउडर को स्क्रैप आउट कर सको किसी भी कंटेनर में से। देन वी हैव सेपरेशन फनल। सेपरेशन फनल जो होता है उसका पर्पस ये होता है कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। देखो हमारे पास दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, एक हमारे पास होता है मिसिबल लिक्विड्स और एक होता है इमिसिबल लिक्विड्स। क्या डिफरेंस होता है मिसिबल लिक्विड्स में और इमिसिबल लिक्विड्स में? मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, लिक्विड्स दैट dissolve into each other like water and alcohol आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई वाटर एंड अल्कोहल आर मिसिबल लिक्विड्स। और एक हमारे पास होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते, लाइक वाटर एंड ऑयल, या कोई वाटर एंड अल्कोहल तो डिसॉल्व हो रहा है लेकिन वाटर एंड अल्केन वो आपस में डिसॉल्व नहीं होते। Immiscible liquids are the liquids that do not dissolve into each other. For example, water and oil. देखो अयान, ऑनलाइन क्लास में तो ऑर्गेनिक के सारे टॉपिक्स हो गए। अच्छा जी, अब सेपरेशन फनल बेसिकली हमारे पास यूज होता है टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स लाइक, अगर मैं वाटर और ऑयल आपस में मिक्स हुआ है तो होगा क्या कि ये आपस में जो है वो डिसॉल्व नहीं होते। और सेकेंडली जो ऑयल है वो लेस डेंस देन वाटर होता है, और जो लेस डेंस लिक्विड होता है वो ऊपर फ्लोट करता है मोर डेंस लिक्विड के। तो जो लेस डेंस लिक्विड होगा जैसे ऑयल है, वो पानी के ऊपर आ जाएगा। तो जब ये सेटल्ड हो जाएगा सब कुछ, तो हम क्या करेंगे, नीचे से टैप खोल के पहले वाटर को निकाल देंगे किसी कंटेनर में, और जब सारा वाटर निकल जाएगा तो अब फिर सिर्फ ऊपर ऑयल रह जाएगा। तो जहाँ जब ऑयल जैसे ही आएगा तो हम टैप को क्लोज कर देंगे और फिर किसी और कंटेनर में हम ऑयल को निकाल लेंगे। अच्छा,
अच्छा, फिर हमने पिपेट देखा था टाइट्रेशन करते वक्त। पिपेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट और एक ग्रेजुएटेड पिपेट। ग्रेजुएटेड पिपेट तो हम कहीं पे नहीं देखेंगे, लेकिन जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है वो हमने टाइट्रेशन में देखा था। बेसिकली पिपेट का काम क्या होता है, टू मेजर फिक्स्ड वॉल्यूम्स। अगर मुझे फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर क्यूब का लिक्विड किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना है, या 30 सेंटीमीटर क्यूब का लिक्विड किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करेंगे, पिपेट यूज करते हैं। पिपेट जो होता है वो हमारे पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है, मतलब इसमें मार्किंग्स नहीं होती हैं। आप जब पिपेट को फिल करते हो तो जो फाइनल लेवल है उस तक पिपेट को जब फुल करोगे, और अगर आपके पास पिपेट 25 सेंटीमीटर क्यूब वाला है, तो वो एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो मेजर करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप कहो कि हम पिपेट को हाफ फिल कर लें, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब वाला पिपेट जो है वो हाफ फिल करने पे 12.5 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम देगा, ये गलत है। क्योंकि इसमें और कोई मार्किंग होती नहीं है, आप अंदाजे से थोड़ी हाफ फिल करोगे उसको। जहां पे वो ग्रेजुएशन गिवन है वहीं तक फिल करोगे, जहां मार्क गिवन है ना, जैसे स्केल पे मार्किंग लगी हुई होती है, इसी तरह इन अपैरेटसेस पे भी मार्किंग लगी हुई होती है। पिपेट को जब हम फिल करते हैं, वो हम फिल उसको सक्शन बल्ब से, या उसको हम सेफ्टी बल्ब भी हमने उसके नाम पढ़ा हुआ है, उससे फिल करते हैं। सक्शन बल्ब बेसिकली पिपेट के माउथ के ऊपर लग जाता है, उसकी मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसको पिपेट फिलर भी कहते हैं। दिस इज नोन एज पिपेट फिलर। ये जो थर्ड नंबर पे बना हुआ है ना ग्रीन कलर का, इसको हम पिपेट फिलर भी कहते हैं, इसको हम सक्शन बल्ब भी कहते हैं, इसको हम सेफ्टी बल्ब भी कहते हैं। क्योंकि पिपेट को फिल करने के लिए आप क्या करोगे, इस सक्शन बल्ब को पिपेट के माउथ पे लगा देते हो। दिस इज नोन एज सक्शन बल्ब, और दिस इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी बल्ब। अगर आप ये यूज नहीं कर रहे तो इसका क्या मतलब है, आप पिपेट को फिल कर रहे हो फ्रॉम सक्शन थ्रू योर माउथ, जो कि डेंजरस काम है। क्योंकि अगर आप सक्शन थोड़ी सी हार्ड कर लोगे तो क्या होगा, वो अगर आप लेट से एसिड को सक कर रहे हो पिपेट में, तो वो आपके माउथ में भी जा सकता है, और एसिड क्रोसिव होगा तो वो आपका माउथ जला देगा। सही है, समझ आती है बात। तो इस पिपेट फिलर को हम क्या करते हैं, इस तरह से पिपेट के ऊपर लगा देते हैं। और उसमें कुछ कुछ बटन्स होते हैं, उन बटन्स को जब हम प्रेस करते हैं, पहले तो हम इसमें इसको प्रेस करके इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद जो है, जब हम एक सक्शन का बटन होता है वो प्रेस करेंगे, तो क्या होगा कि पिपेट जो है वो फिल हो जाएगा। अगर पिपेट आपने किसी बीकर में डिप किया हुआ है तो सोल्यूशन जो है वो पिपेट के अंदर चला जाएगा, और फिर दूसरे बीकर में आप क्या करोगे, इस पिपेट को रख के एक और बल, इसमें बटन होता है जिसपे इजेक्शन लिखा हुआ होता है, उसको प्रेस करोगे तो लिक्विड बाहर आ जाएगा। जी, इसके ना डिफरेंट नाम्स होते हैं। यूजुअली जो आपका मार्किंग की में गिवन होता है वो सेफ्टी बल्ब गिवन होता है या सक्शन बल्ब गिवन होता है, तो आप इन दोनों नाम में से कोई भी याद रख सकते हो। अदरवाइज बुक्स में इसका नाम पिपेट फिलर भी लिखा हुआ होता है। बट अगर आप सेफ्टी बल्ब याद कर लो या सक्शन बल्ब याद कर लो तो इट्स ओके। मार्किंग की में यूजुअली यही दोनों नाम दिए हुए होते हैं। टाइट्रेशन में पिपेट का यूज ये होता है कि अगर आप कॉनिकल फ्लास्क में, लेट्स से अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यू हैव टू ऐड 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड, तो वो 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड आप पिपेट से यूजुअली फिल करके डाल रहे होते हो। क्योंकि ब्यूरेट में आपने कोई और लिक्विड भरा हुआ होता है, अगर ब्यूरेट में आपने एल्कली भरा हुआ है, तो आप एसिड को फिर कॉनिकल फ्लास्क में कैसे डालोगे, किसी बीकर में अगर आपके पास एसिड गिवन है, तो आप पिपेट से फिल करके 25 सेंटीमीटर क्यूब का एसिड इस कॉनिकल फ्लास्क में डालोगे। वरना फिर आपको कोई और वो लगाना पड़ जाएगा, एक और ब्यूरिट लेना पड़ जाएगा। ठीक है अब्दुल्ला। लेबलिंग आ सकती है, नाम इनका पूछता है अक्सर। टाइट्रेशन के क्वेश्चंस में हमने देखा था कि वो सेफ्टी कंसिडरेशन पूछता है व्हाइल यूजिंग द पिपेट। तो व्हाट इज द सेफ्टी कंसिडरेशन दैट वी हैव टू यूज दिस सेफ्टी बल्ब व्हाइल फिलिंग द पिपेट। और वो सेफ्टी इसलिए चाहिए बिकॉज बिकॉज इट इज ऑब्वियस इफ यू आर नॉट यूजिंग अ सक्शन बल्ब or safety bulb, it means you are filling the pipette through your mouth, and which is dangerous. Because let's say if you are filling the pipette with acid, acids are corrosive. अगर माउथ में जाएगा तो वो corrosive है ना, बर्न करेगा स्किन आप।
ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास बंसन बर्नर एक बंसन बर्नर का काम क्या है, टू हीट एनीथिंग। हमारे पास केमिस्ट्री लैब का जो स्टोव होता है उसको हम बंसन बर्नर कहते हैं। बंसन बर्नर को हम लोग जो है ना वो ट्राईपॉड पे यूज कर रहे होते हैं। ट्राईपॉड बेसिकली हमारे पास एक स्टैंड होता है जिसके नीचे हम लोग बंसन बर्नर रखते हैं, और उस ट्राईपॉड के ऊपर, ये बेसिकली ऊपर से अगर आप इसको देखो ना तो ये हॉलो होता है। इस तरह से इसकी थ्री लेग्स होती हैं, और अगर मुझे इसके ऊपर कोई बीकर रखना है तब ये बीच में से हॉलो है तो बीकर तो नीचे गिर जाएगा ना, तो इसलिए उसके ऊपर हम एक गेज रखते हैं। गेज मतलब एक मेटल की वायर होती है जिसके ऊपर हम लोग फिर किसी भी अपैरेटस को अगर हीट करना है तो उस गेज के ऊपर रखेंगे, इसलिए इस पूरे अपैरेटस को हम ट्राइपॉड एंड गेज कहते हैं। और जो बंसन बर्नर है वो उसको नीचे रखते हैं। बंसन बर्नर जो है वो गैस के कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होता है, और उसमें जो आपकी कुकिंग गैस ही होती है वो यूज कर रहे होते हैं हम इसमें। सही है। इसी तरह मोटर एंड पेसल, ये तो आपको कहीं पे नहीं दिखेगा लेकिन यूजली केमिस्ट्री लैब में भी ये गिवन होता है। अगर आपको किसी पाउडर को क्रश करना है, मतलब उसका साइज छोटा करना है, अगर कोई चिप्स है आपके पास मेट कैल्शियम कार्बोनेट की, उसको आपने क्रश करके पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, तो हम मोटर एंड पेसल यूज कर रहे होते हैं, बस क्रशिंग के लिए ये यूज हो रहा होता है। अब्दुल्ला, टाइट्रेशन से कंसंट्रेशन तो वो क्वेश्चन आता है, आपने देखा है वो। उसके लिए तो स्टोइचियोमेट्री भी यूज करनी पड़ेगी, इक्वेशन भी गिवन होगी आपके पास, और जो प्यूरिट में आपने अगर एसिड डाल रहे हो, एसिड में अगर अल्कली डाल रहे हो तो कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड आपने लिया हुआ है, कितना अल्कली का वॉल्यूम लगा है इन ऑर्डर टू अचीव द एंड पॉइंट। तो वो वॉल्यूम यूज करके फिर स्टोइचियोमेट्री यूज करके फिर आप कंसंट्रेशन निकालते हो। अच्छा जी, ये सारे अपैरेटसेस के जो इनके नाम और इनके यूजेस हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, तो एक बार इनको पढ़ लेना। बाकी एज सच अलग अलग अपैरेटसेस का नहीं पूछता है, लेकिन आपको इनके जो है वो कॉमन कॉमन यूजेस पता होने चाहिए। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको एक बार सारा रीड आउट कर लेना। इनको देख के पहचानना आना चाहिए आपको कि कौन सा apparatus है। जैसे ये गैस सिरिंज हमने यूज की थी रेट ऑफ अ रिएक्शन मेजर करने के लिए, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट कर रहे थे। तो ये जो पूरा apparatus हमें दिया हुआ है, ये बेसिकली हम लोग कब यूज करते हैं, जब वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट कर रहे होते हैं। जब हमें वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करना होता है तो हम ये वाला अपैरेटस हमने बनाया था। तो यूजुअली रेट ऑफ अ रिएक्शन के क्वेश्चंस में ये अपैरेटस बनाने के लिए आता है। ये हमने लेबल्ड अपैरेटस बनाया हुआ है रेट ऑफ अ रिएक्शन में। आपको पता होना चाहिए कि गैस सिरिंज कौन सा है, कॉनिकल फ्लास्क कौन सा है। ये जो कैप लगा हुआ है ऊपर, इसको हम लोग रबर बंक कहते हैं। तो ये सारी लेबलिंग हमने वहां पे पढ़ी हुई है ऑलरेडी। बाकी इन सब की बात हो गई है। कंडेंसर की बात अभी हम डिस्टिलेशन में देखते हैं कंडेंसर क्या होता है। बंसन बर्नर मैंने आपको बता दिया है, हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। बंसन बर्नर की जो लेबलिंग यहाँ पे लिखी हुई है वो लेबलिंग याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपने बस ये याद रखना है कि बंसन बर्नर का काम क्या है, टू हीट एनी सब्सटेंस। और ट्राइपॉड भी मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर किसी अपैरेटस में किसी सॉल्यूशन को हीट करना है तो पहले हम ट्राइपॉड के ऊपर गेज रखेंगे, उसके ऊपर अपैरेटस रखेंगे, और उसके नीचे जो है वो हम लोग बंसन बर्नर लगाएंगे ताकि वो जो फ्लेम नीचे से आ रहा है वो उसको हीट करे। क्लैंप एंड स्टैंड ब्यूरेट को होल्ड करने के लिए यूज होता है, ये बात भी हो गई है। इवेपोरेटिंग डिश कहाँ पे यूज हो रही है, और हमारे पास ये सारी चीजें, ये हमारी बात हो गई है। टॉप पेन बैलेंस, इसको हम लोग वेइंग बैलेंस भी कहते हैं, या हम लोग उसको मेजरिंग बैलेंस भी कहते हैं। ये हमने रेट ऑफ अ रिएक्शन में देखा है, मास मेजर करने के लिए यूज होता है। वेइंग बैलेंस भी कहते हैं इसको, मेजरिंग बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है। एहसान बेटा, ड्राइव पे अपलोड हुआ कर दूंगा ये मैं सारा हैंड आउट और क्लास नोट्स, डोंट वरी। स्टॉप वॉच आपको पता है टाइम मेजर करने के लिए यूज होता है। स्टॉप वॉच को हम लोग क्लॉक भी कह सकते हैं और डिजिटल वॉच भी कह सकते हैं। ठीक है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए अब हमारे पास थर्मोमीटर्स होते हैं। केमिस्ट्री के लिए तो आपको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर क्या होते हैं, लेकिन जो हम लोग थर्मोमीटर यूज कर रहे होते हैं केमिस्ट्री लैब में वो हमारे पास होता है आपका अल्कोहल इन ग्लास थर्मोमीटर। ठीक है, जिसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी कहते हैं। एक तो हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो कि हमारा
बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। केमिस्ट्री लैब में हमारा उस थर्मामीटर से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को बस ये याद रखना है कि थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, और हम लोग जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देता है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, तो ये आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है उसके दो यूनिट्स होते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस या फिर एक यूनिट केल्विन भी होता है। और डिग्री सेल्सियस से केल्विन का ये कन्वर्जन का फॉर्मूला गिवन है, लेकिन ये केमिस्ट्री के लिए आपको याद नहीं करना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अगर वो कभी दे दे और ये फॉर्मूला भी दे दे, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो टेम्परेचर को। मास मेजर करने के लिए बस आपको ये याद रखना है कि हमने मास बैलेंस या वेइंग बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करना है। और ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन में देखा था जब हम चेंज इन मास मेथड से रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर रहे थे। बाकी वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड मेजर करने वाले अपैरेटसेस हमने देख लिए हैं। यूजुअली ब्यूरेट जो है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है। पिपेट जो है वो फिक्स वॉल्यूम के लिए यूज होता है। हम लोग मेजरिंग सिलेंडर भी यूज करते हैं। कॉनिकल फ्लास्क जो है ना वो हम लोग वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज नहीं करते। इसमें मार्किंग्स गिवन होती हैं, मार्किंग्स तो बीकर में भी गिवन होती हैं, लेकिन ये बहुत अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मेजर करता है। मतलब बहुत बड़ा एरर होगा अगर बीकर और कॉनिकल फ्लास्क से मैं वॉल्यूम मेजर करूंगा। अगर मुझे बहुत एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करना है तो हम पिपेट यूज करेंगे। अगर फिक्स वॉल्यूम मेजर करना है, मतलब अगर 25 cm³ मेजर करना है तो मैं पिपेट यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे वेरिएबल वॉल्यूम मेजर करना है जो कि चेंज हो रहे हैं, तो फिर मुझे ब्यूरेट यूज करना पड़ेगा। अब्दुल्ला नहीं, अगर आपको टाइट्रेशन मेथड लिखना है तो आपको स्टोइकियोमेट्री डिस्क्राइब नहीं करनी है। अगर आप वो एटीपी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसमें तो वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाता है ना चीजें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस हमने ये वाला अपैरेटस रेट ऑफ रिएक्शन में हाँ गया, ये वाला जो अपैरेटस है हमने ऑलरेडी रेट ऑफ रिएक्शन में देखा हुआ है। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क जो है वो एक जगह पे यूज नहीं हो रहा। कॉनिकल फ्लास्क हमने टाइट्रेशन के लिए भी यूज करा था, जिसको हमने ब्यूरेट के नीचे रखा था। ठीक है, जैसे अगर कॉनिकल फ्लास्क में एसिड लिया हुआ है और ब्यूरेट में हमने अल्कली लिया हुआ है, तो हमने ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वहां भी यूज किया था। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन वाले एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज करते हैं। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट करना है तो भी हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज किया था। और जब हमने चेंज इन मास मेथड वाला मेथड किया था रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए, उसमें भी हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज किया था। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमने टाइम टू टाइम देखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि एक अपैरेटस एक ही जगह पे यूज हो, उसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, इसको सॉरी, इसको कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं हम लोग, नॉट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। दिस इज नोन एज कॉनिकल फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क डाइल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, एक जैसे नाम है इनके, लेकिन इनके डिजाइन डिफरेंट है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जब आप बनाते हो तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की एक तो लॉन्ग नेक होती है, ऊपर से वो इस तरह का बना हुआ होता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमने डाइल्यूशन पर्पस के लिए यूज किया हुआ है। और कॉनिकल फ्लास्क हमने यूज करा था, ये जो सामने बना हुआ है, टाइट्रेशन के लिए भी यूज करा है हमने कॉनिकल फ्लास्क को। और कॉनिकल फ्लास्क को हमने जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन वाले जो अपैरेटस थे, चेंज इन वॉल्यूम मेथड के लिए भी यूज करा हुआ है, चेंज इन मास मेथड के लिए भी यूज करा हुआ है। इसके अलावा भी वो यूज हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने यूज बताया कॉनिकल फ्लास्क का वो इसके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकते। हम लोग कर सकते हैं, एज अ कंटेनर भी इसको यूज कर सकते हैं हम लोग कॉनिकल फ्लास्क को। लेकिन हमने जो जो जहां जहां पढ़ा है कॉनिकल फ्लास्क में, जैसे हमने टाइट्रेशन के लिए कॉनिकल फ्लास्क यूज किया है, तो टाइट्रेशन के लिए बेटा बीकर भी यूज हो सकता है। लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं बीकर को। अगर वो आपसे खुद से कहते हैं ना लिखो, तो आप हमेशा कॉनिकल फ्लास्क लिखोगे। लेकिन अगर वो किसी क्वेश्चन में बीकर दे दे कि बोले हम टाइट्रेशन बीकर पे कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसमें वॉल्यूम ऑफ अल्कली ऐड करवाते हो ब्यूरेट से, तो हमें थोड़ा सा ना उसको शेक करना पड़ता है। और जब हम शेक करते हैं बीकर को, तो बीकर का जो माउथ होता है वो वाइड माउथ होता है। तो जब आप शेक करोगे तो लिक्विड के स्पिलेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑन दी अदर हैंड कॉनिकल फ्लास्क का जो माउथ है वो नैरो माउथ है। अगर आप उसको शेक करोगे तो लिक्विड जो है वो स्पिलेज के चांसेस उसमें कम होते हैं। ठीक है, सिमिलरली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आपने देखा हुआ है। फिल्ट्रेशन क्या करता है, फिल्ट्रेशन में हम लोग किसी इंसॉल्युबल सब्सटेंस को सॉल्यूशन में से रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर पेपर पे जो चीज रुकती है उसको हमने नाम दिया हुआ है, उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। और फिल्टर पेपर से जो चीज पास हो जाती है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। राइट,
तो फिल्ट्रेशन हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में डिटेल में देख लिया था। फिल्टर पेपर यूज करते हैं, उसमें फिल्टर फनल के ऊपर फिल्टर पेपर रखेंगे, उसमें से किसी सॉल्यूशन को पास करेंगे, उस सॉल्यूशन में जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू फिल्टर पेपर पर रुक जाते हैं, और जो सॉल्युबल सॉल्ट होता है या जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वाटर के अंदर वो एज अ फिल्ट्रेट पास हो जाते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते। देन इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस भी हमने सॉल्ट प्रिपरेशन में देखा हुआ है। हम लोग उसमें क्या कर रहे होते हैं, अगर मुझे किसी सोल्यूशन में से सॉल्युबल सॉल्ट को सेपरेट करना है तो हम उस सोल्यूशन को पहले एक इवापोरेटिंग डिश में रखेंगे, उसको बंसन बर्नर से हीट करेंगे, और कब तक हीट करते हैं, अंटिल वी गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। वंस वी गेट द सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं फॉर क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन को हम किसी फिल्टर पेपर पे भी रख सकते हैं या किस इवापोरेटिंग डिश में भी छोड़ सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कूल डाउन होके क्या होता है, उस सॉल्ट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है जी सारा बेटा, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज की क्लास में। बीकर एंड फ्लास्क में टाइट्रेशन करते वक्त तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपसे अगर वो पूछेगा कि मुझे टाइट्रेशन करनी है तो विच apparatus इज मोस्ट सुटेबल टू परफॉर्म टाइट्रेशन, दैट इज कॉनिकल फ्लास्क नॉट बीकर। हाउएवर अगर किसी क्वेश्चन में वो अक्सर बीकर यूज कर लेता है टाइट्रेशन के लिए, तो वो काम तो हो जाएगा, लेकिन इट इज नॉट द मोस्ट सुटेबल apparatus टू परफॉर्म टाइट्रेशन। अच्छा जी, क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ लिया था क्या होता है, तो इसको हम आगे स्किप कर रहे हैं। बाकी आपको पता है कि अगर सॉल्ट में विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो सॉल्ट होता है उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। जैसे यहाँ पे कॉपर टू सल्फेट है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट, जिसके वाइट क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कॉपर टू सल्फेट सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइजेशन से प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ट्रैप हो जाते हैं। और ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ट्रैप होता है, ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो जहाँ पे अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट के साथ अटैच्ड है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग हमेशा सॉल्ट के फॉर्मूला के साथ इस तरह से लिखते हैं, डॉट लगा के। अब यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ वाटर लिखा हुआ है। अब ये वाटर चेंज भी हो सकता है, जैसे हमने जो रस्टिंग का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें भी हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखा था, जिसमें हमने XH2O लगाया था। अब ये वाटर के जो मोल्स हैं वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट हो सकते हैं, ये 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो ये वेरी कर सकता है। सही है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, अगर हमारे पास हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट सॉल्ट है, उसको अगर हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो इसमें से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इवापोरेट कर जाएंगे। ठीक है, जो हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट होता है उसके ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, और ये आपको याद भी रखना है स्पेशली कॉपर टू सल्फेट के लिए। आज जैसे हमने केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में टेस्ट फॉर वाटर में कोबाल्ट क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड के साथ कलर याद किए थे ना, यहाँ भी ये वाले कलर्स आपको याद रखने हैं। जो हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब इसमें से मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट करवा दूंगा तो हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट बन जाएगा, जो कि व्हाइट कलर का होता है। और अगर हम एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट को इफ वी कंटिन्यू हीटिंग इट, तो क्या होगा कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये ब्रेक डाउन होके कॉपर टू ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और जो कॉपर टू ऑक्साइड है ना, उसका भी बड़ा फेमस कलर होता है जिसको हम ब्लैक सॉलिड कहते हैं। तो ये कलर भी आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एसिड प्लस सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट का भी हो सकता है, सॉल्युबल सॉल्ट प्लस सॉल्युबल सॉल्ट के बीच में भी हो सकता है। यस। अच्छा जी, नेक्स्ट सब्लिमेशन। हमारे पास हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 प्रोसेसेस पढ़े थे, मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई सॉलिड है, उसको हमने हीट करके मेल्ट करा है, तो वो लिक्विड बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। और अगर हम किसी लिक्विड को वापस कूल डाउन करें और वो फ्रीज होके दोबारा सॉलिड बन जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, राइट। सिमिलरली इफ वी हीट अ लिक्विड एंड कन्वर्ट इट इनटू अ गैसियस स्टेट, तो लिक्विड से गैस जाने को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग। ठीक है। और वापस गैस से लिक्विड आने को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन।
आई होप ये सारे आपको याद हैं सारी चीजें। सॉलिड से अगर कोई चीज डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे ड्राई आइस है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सिमिलरली अगर मेरे पास आयोडीन सॉलिड है, उसको अगर आप हीट करोगे तो आयोडीन डायरेक्टली गैसियस फेज में चला जाता है, तो इस प्रोसेस को भी हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को आप कूल डाउन करोगे तो वो फिर डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में जाएगा, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा। तो डायरेक्टली गैस से अगर कोई चीज सॉलिड स्टेट में जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिड